तो द्विआधारी संक्रिया क्या है? तो द्विआधारी संक्रिया किसे कहेंगे? जैसे मान लो द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया, जिसको हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन तो क्या होगा? जैसे हम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ले लेते हैं, जिसकी गिनती वाली संख्याएं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसके प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में एक संक्रिया लगाते हैं प्लस। ठीक है, तो प्लस एक ऐसी संक्रिया है कि इसके कोई भी दो अवयव ले लें, 2 और 3, और इसके बीच में प्लस लगाएं तो आएगा क्या? 5। लेकिन 2 और 3 के बीच में माइनस लगाएं तो -1 आ गया। तो -1 यन का अवयव नहीं है, लेकिन 2 और 3 में प्लस लगाने से 5 आया तो 5 यन का अवयव है। तो यहाँ प्लस यन में द्विआधारी संक्रिया है और माइनस यन में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। द्विआधारी संक्रिया कब होगी? कि जब किसी समुच्चय के दो अवयव लिए जाएं तो उन दो समुच्चयों के बीच में यदि प्लस लगाएं, कोई भी दो अवयव लिए जाएं, है ना, और उनके बीच में संक्रिया लगाएं तो जो रिजल्ट आए वह भी उसी समुच्चय का अवयव हो, तब वह संक्रिया उस समुच्चय में क्या कहलाएगी? द्विआधारी संक्रिया कहलाएगी। और यदि दो एलिमेंट के बीच में कोई संक्रिया लगाने से, किन्हीं भी दो एलिमेंट में कोई संक्रिया लगाने से जो रिजल्ट आ रहा है वह उसी सेट का अवयव नहीं आ रहा है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है? बाइनरी ऑपरेशन को कैसे बोलेंगे, परिभाषित करेंगे? या कि जैसे मान लो दो एलिमेंट लेना पड़ा ना संक्रिया लगाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो जी कोई समुच्चय है जिसके एलिमेंट या यन है, तो यहाँ पे देखते हैं कि यन क्रॉस यन के एलिमेंट, जैसे मान लो आपके पास एक समुच्चय है ए जिसके एलिमेंट है 1 2। ठीक है, दूसरा समुच्चय है बी, तो 1 2 3। तो ए क्रॉस बी के अवयव जो होंगे इस प्रकार के होंगे, 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3। तो यहाँ पे 1 1, फिर क्या होगा 1 2, और फिर क्या होगा 1 3, फिर 2 1 और 2 2 और ये 2 3। ठीक है, तो यहाँ देखते क्या है कि ए क्रॉस बी के अवयव हमेशा क्या रहते हैं? क्रमित युग्म के रूप में रहते हैं। क्रमित युग्म के रूप में दो कंपोनेंट रहते हैं, उसमें दो घटक है। ठीक है, भुज कोट ऐसे टाइप के, है ना। तो ए क्रॉस बी के ये अवयव हो गए। तो यदि हम कोई संक्रिया लगाना होगा तो सिंगल में थोड़ी लगा सकते हैं, दो में क्या प्लस लगाओगे? दो अवयव होने चाहिए। इसका मतलब ए क्रॉस ए का एलिमेंट है, यदि हम ए के एलिमेंट ले लेते हैं 1 2। ठीक है, तो ए क्रॉस ए के एलिमेंट जब लेंगे तो क्या होगा? पहले 1 2 लिख लो, फिर क्रॉस लगा के 1 2 फिर से लिख लो, है ना। तो यहाँ पे ए क्रॉस ए के अवयव क्या हो जाएंगे? 1 1 1 2 और फिर 2 1, क्या होगा? 2 1 और ये 2 2। ठीक है, ये हुआ ए क्रॉस ए के अवयव। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी अवयव ले लेते हैं, जैसे मान लो 1 ले लिए, ये अवयव 1 1, तो इसके बीच में हम संक्रिया लगा सकते हैं। 1 + 1 तो क्या आ गया? 2। ठीक है, 1 और 2 में प्लस लगा देंगे तो 3 आ गया। 2 + 1 में प्लस लगा तो 3 आ गया। 2 और 2 में प्लस लगा तो 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि दो अवयव के बीच में प्लस लगाने से जो एलिमेंट आ रहे हैं, तो जैसे 1 और 1 में लगाए तो 2 आया, 2 तो इसमें है, लेकिन 1 और 2 में 3 लगाए तो 1 में 2 में 3 प्लस लगाए तो 3 आया। 3 इसमें एक ए में उपस्थित नहीं है। 2 और 1 में प्लस लगाए तो 3 उपस्थित नहीं है। 2 और 2 में प्लस लगाए तो 4 उपस्थित नहीं है। तो हम कहेंगे कि समुच्चय ए में प्लस बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो द्विआधारी संक्रिया होगी कब? जब किन्हीं दो अवयव के कोई जो समुच्चय है उस समुच्चय के कोई भी दो अवयव लिए जाएं, तो दो अवयवों के बीच कोई संक्रिया लगाएं तो जो रिजल्ट भी है उसी समुच्चय का अवयव यदि आता है तो वह संक्रिया क्या कहलाएगी? उस समुच्चय में बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? द्विआधारी संक्रिया। और कोई भी दो अवयव लें, चाहे ये नहीं कि कुछ अवयव के लिए सत्य हो। जैसे मान लो यहाँ पे हम ले लिए 4 और 3, तो 4 और 3 का अंतर 1 आएगा, तो एक यन में उपस्थित है, लेकिन 3 और 4 का अंतर -1 आएगा।
ठीक है। तो हर एक अवयव के लिए कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये नहीं कि किसी विशेष अवयव के लिए ट्रू हो रही तो कह दो क्या है वन, ये ऑपरेशन है। संयोग बस आप 5 3 ले लिया, 5 3 का अंतर करते 2 आता है, तो 2 तो n में है, तो ये नहीं कह सकते कि यह -1 ये ऑपरेशन है। सब अवयव के लिए हो, कोई भी 2 अवयव लें दुनिया के, यानी दुनिया के नहीं n के, ठीक है, यानी कि कोई 2 अवयव लें, उनके बीच संक्रिया लगाएं तो रिजल्ट भी उसी समुच्चय का अवयव आना चाहिए, तब वे संक्रिया का द्विआधारी संक्रिया कहलाएगी। तो माइनस में तो नहीं होगा, लेकिन प्लस में कोई भी 2 प्राकृतिक संख्या हो लो, 2 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल एक प्राकृतिक संख्या ही होता है कि नहीं होता। गिनती वाली कोई भी 2 संख्या लेंगे, जोड़ देंगे तो गिनती वाली संख्या आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में प्लस क्या है, द्विआधारी संक्रिया है, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में माइनस द्विआधारी संक्रिया नहीं है। समझ में आई बात। तो एक लिखो सिंपल परिभाषा, एक क्लासिकल परिभाषा लिखते हैं। फिर माना जी कोई अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय है, तथा स्टार कोई संक्रिया है, कोई संक्रिया है। तो यदि फार आल का ये चिन्ह है, देखो भी बना के काट दो, इसको फार आल पढ़ते हैं, ठीक है। फार आल ए और कॉमा बी बिलोंग इन जी, तो ए और बी के बीच में लगाएं स्टार, तो जो रिजल्ट आए तो क्या आए, मान लो सी आए और सी किसका एलिमेंट हो, जी का ही एलिमेंट हो, सी बिलोंग इन, बिलोंग इसको अवयव है का चिन्ह बोलते हैं ना, सी बिलोंग इन जी, यानी ए और बी के बीच स्टार लगाएं तो जो रिजल्ट आए वो सी को जी को बिलोंग करे, ठीक है। देन तब स्टार संक्रिया, स्टार जी में द्विआधारी संक्रिया कहलाती है, संक्रिया कहलाती है, द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। तब संक्रिया स्टार जी में द्विआधारी संक्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे प्राकृतिक या प्राकृत लिखते हैं इसको, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में प्लस द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है, किंतु माइनस द्विआधारी संक्रिया नहीं है, संक्रिया नहीं है, क्योंकि 2 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल सदैव एक प्राकृतिक संख्या होता है, एक प्राकृतिक संख्या होता है। जैसे n = क्या लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, तो यहाँ पे 2 और 3 n के अवयव हैं, तो 2 और 3 के बीच में प्लस लगा दिए तो 5 भी n का अवयव है कि नहीं, किंतु 2 और 3 बिलोंग इन n, तो 2 - 3 = -1, और ये -1 n का अवयव नहीं है, n का अवयव नहीं है। किंतु अंतर नहीं है, योगफल प्राकृतिक संख्या होता है, लेकिन अंतर प्राकृतिक संख्या हमेशा नहीं होता।
किंतु अंतर नहीं, क्योंकि दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल सदैव एक प्राकृतिक संख्या होता है, किंतु अंतर नहीं। अंतर हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं होता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है ना। लिख ले। एक बीजी संरचना। अब आता है एक शब्द, एक बीजी संरचना। अब एक बीजी संरचना क्या है? दूसरा नंबर पॉइंट, एक बीजी संरचना। एक बीजी संरचना, तो एक बीजी संरचना का मतलब ये होता है कि जैसे हम n अभी देखें, n इज इक्वल टू 1 2 3 3 4 5 डैश डैश में प्लस द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं? क्या है? द्विआधारी संक्रिया है। तो यहाँ पे n लिख दें और उसमें जो परिभाषित द्विआधारी संक्रिया है उसको लिख दें और इसको ब्रैकेट में कामा लगा के लिख दें। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक बीजी संरचना बोलेंगे। ठीक है, कोई अरिक्त समुच्चय उसमें परिभाषित द्विआधारी संक्रिया के साथ एक बीजी संरचना कहलाता है। जैसे मान लो n में द्विआधारी संक्रिया क्या है? प्लस, तो n और प्लस दोनों को कामा लगा के लिख दें या ब्रैकेट लगा दें, तो इसको क्या बोलेंगे? एक बीजी संरचना। यानी कोई समुच्चय उसमें परिभाषित द्विआधारी संक्रिया दोनों का कंबाइन संयुक्त रूप क्या कहलाएगा? एक बीजी संरचना। तो क्या बोलते हैं? परिभाषित कैसे करेंगे? कोई अरिक्त समुच्चय उसमें परिभाषित द्विआधारी संक्रिया के साथ एक बीजी संरचना कहलाता है। क्या कहलाता है? एक बीजी संरचना। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इंग्लिश में बोलते हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ये सब शब्द जानना जरूरी है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, तो कोई, तो इसको क्या बोलेंगे? कोई द्विआधारी संक्रिया, कोई अरिक्त समुच्चय, कोई अरिक्त समुच्चय उसमें परिभाषित द्विआधारी संक्रिया के साथ, द्विआधारी संक्रिया के साथ, द्विआधारी संक्रिया के साथ एक बीजी संरचना कहलाता है। एक बीजी संरचना कहलाता है, जैसे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में प्लस द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है, इसलिए n और प्लस प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में प्लस द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं है? तो n लिख देंगे, प्लस लिख देंगे, दोनों कामा लगा के ब्रैकेट में, इसलिए n प्लस एक बीजी संरचना है। एक बीजी संरचना है। यदि समुच्चय G में द्विआधारी संक्रिया स्टार हो, तो G स्टार
एक बीजीय संरचना कहलाता है, एक बीजीय संरचना कहलाता है, एक बीजीय संरचना कहलाता है। तो जी स्टार एक बीजीय की क्या कहलाता है? संरचना कहलाता है। कोई ठीक है। ठीक है ना। यदि n में प्लस बांडीय ऑपरेशन है तो n प्लस एक बीजीय संरचना कहलाएगा। जी में यदि स्टार बांडीय ऑपरेशन तो जी स्टार एक बीजीय संरचना कहलाएगा। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट उसमें परिभाषित द्विआधारी संक्रिया के साथ है क्या कहलाता है? एक बीजीय संरचना कहलाता है, एक बीजीय संरचना कहलाता है। ठीक है ना। अब देखो ठीक है, इतना लिख लेना। अब देखो एक चीज़ थोड़ा सा समझाते हैं आपको। जैसे आपके पास एक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय z है जिसके एलिमेंट हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 ऐसे डैश डैश। ठीक है। तो कोई भी दो पूर्णांक ले लें, एक ले लिया 2 और इनके बीच में प्लस लगा दिया 3 आया। 3 पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? है। ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये प्लस क्या है, कोई भी दो पूर्णांक संख्या लेंगे उसमें प्लस लगाएंगे तो जो आंसर आएगा वे पूर्णांक संख्या ही आएगा कि नहीं आएगा। तब हम कहेंगे कि प्लस बांडीय ऑपरेशन प्लस द्विआधारी संक्रिया जेड में संबरक नियम का पालन करती है। कौन सा नियम? संबरक। संबरक नियम का पालन करती है, नियम का पालन करती है। ठीक है। अब यदि मान लो 3 अवयव ले लिए, 1 2 3 ले लिया, ये दिखा दें कि 1 धन 2 और धन 3 बराबर 1 धन 2 धन 3, तब हम कहेंगे कि प्लस बांडीय द्विआधारी संक्रिया पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में साहचर नियम का पालन करती है। कौन सा नियम? साहचर नियम, एसोसिएटिव लॉ पालन करती है। ठीक है। अब यहाँ देखो ये पहले नंबर समझने हार्ड रहे, थोड़ा भी लिखवाते हैं ढंग से। अब इसमें देखो कि एक अवयव ऐसा होगा कि यहाँ पे जेड के जितने अवयव हों, चाहे 1 हो -1 हो, 2 हो -2 हो, 3 हो -3 हो। ठीक है। इसमें 0 जोड़ दो तो इस अवयव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 जोड़ दो तो -1 आएगा, 0 जोड़ दो तो 2 आएगा, 0 जोड़ दो तो -2 आएगा, 3 में 0 जोड़ दो तो 3 आएगा, 0 जोड़ दो तो -3 आएगा। तो एक अवयव ऐसा इस समुच्चय में है, वह विशेष अवयव और उस जेड के सभी अवयव के बीच में यदि हम संक्रिया लगा दें तो इन अवयवों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस विशेष अवयव को कहते हैं तत्समक अवयव। क्या कहते हैं? तत्समक अवयव। कोई विशेष अवयव ऐसा हो एक ठो तो वह अवयव और सारे अवयव के बीच संक्रिया लगाएं तो उन अवयवों में कोई फर्क ना पड़े उस एलिमेंट की वजह से। जैसे 0 को जोड़ दो सब एलिमेंट में तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। इससे यह साबित हुआ कि 0 क्या है? प्लस द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष, प्लस द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष क्या है? तत्समक अवयव है। क्या है? तत्समक अवयव। तीसरे में आता है तत्समक अवयव। ठीक है। तत्समक अवयव का अस्तित्व। फिर इसके बाद आता है तीसरे नंबर में अस्तित्व, लिख दो अस्तित्व। फिर तीसरा प्रतिलोम। चौथा आता है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव का अभी लिखवाते हैं अस्तित्व। तो जैसे प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व 2 इसमें है तो 2 के लिए -2 भी मिल रहा है इसी में ना। तो 2 और -2 के बीच में प्लस लगाते हैं तो तत्समक अवयव आ जाएगा। 2 और -2 0 होता है कि नहीं होता? 3 और -3 के बीच में प्लस लगाएंगे तो 0 आएगा, तो -3 तत्समक अवयव हो गया। 4 और -4 के बीच में प्लस लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो 4 का प्रतिलोम अवयव -4 हो गया। 5 और -5 के बीच में प्लस लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो -5 क्या हो गया? प्रतिलोम अवयव। क्या हो गया? प्रतिलोम अवयव। तो हर एक अवयव को प्रतिलोम भी है। 1 का -1, 2 का -2, 3 का -3, 4 का -4। तब प्रतिलोम अवयव किसे कहेंगे?
किसी अवयव का प्रतिलोम अवयव वह अवयव होगा कि इन दोनों के बीच में संक्रिया लगाएं तो क्या आना चाहिए, तत्समक अवयव आना चाहिए। क्या आना चाहिए, तत्समक अवयव आना चाहिए, तो हम कहेंगे प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में तत्समक अवयव का अस्तित्व भी है, क्योंकि तत्समक अवयव 0 को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, प्रतिलोम अवयव का भी अस्तित्व है, हर एक अवयव को प्रतिलोम अवयव भी मिल रहा है। 1 के लिए -1 मिल रहा है, 2 के लिए -2 मिल रहा है, क्योंकि जोड़ने से तत्समक अवयव आ जाएगा। 3 में -3 जोड़ने से तत्समक अवयव आ जाएगा। 4 में -4 जोड़ने से तत्समक अवयव आ जाएगा। तो 4 का प्रतिलोम -4, 5 का प्रतिलोम -5। ठीक है, तो हर एक अवयव के प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है जेड में, कि नहीं है। फिर क्रम विनिमय नियम, प्रतिलोम के बाद आता है 5वां क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कोई भी 2 अवयव ले लो, 2 ठो, 2 और 3 बिलोंग इन जेड, तो 2 और 3 के बीच प्लस लगाओ, या चाहे 3 और 2 के बीच प्लस लगाओ, दोनों वैल्यू सेम आएगी कि नहीं आएगी। इसका मतलब प्लस द्विआधारी संक्रिया यहाँ पे जेड में क्रम विनिमय नियम का भी पालन करती है। इसमें हर एक अवयव के प्रतिलोम अवयव का भी अस्तित्व है, तत्समक अवयव का अस्तित्व भी है, सहचर नियम का भी पालन हो रहा है, संबरक नियम का भी पालन हो रहा है। ठीक है, तो ये जेड लिख दें और यहाँ प्लस लगा दें। इसमें बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया क्या है, इसमें जेड प्लस है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, एक बीजी संरचना। तो ये एक बीजी संरचना जेड प्लस क्या है, सिर्फ एक ही नियम को यदि पालन करती, सुनो, संबरक नियम भर के यदि पालन करती, पहली प्रॉपर्टी भर को, तो इसको कहते कल्प समूह। क्या कहते, ठीक है। अब यदि मान लो 2 गुणधर्म का पालन करती है, इसको हम G1 से भी डिनोट करते हैं, G1, इसको G2, इसको G3, और इसको क्या बोलते हैं, एक ठो G3 फिर प्रतिलोम प्रतिलोम, इसको G4 और इसको G5 बोलते हैं। ठीक है, तो कोई द्विआधारी संक्रिया सिर्फ G1 अवग्रहित का पालन, G1 का मतलब संबरक नियम भर का पालन करती है। तो जब संबरक नियम भर का पालन करती है तो उसे क्या बोलते हैं, कल्प समूह। ठीक है, यदि एक बीजी संरचना G1 और G2 2 प्रॉपर्टी होल्ड करती है, संबरक नियम का भी पालन होता हो, सहचर नियम का भी पालन होता हो, तो उसे हम इस एक बीजी संरचना को क्या कहेंगे, अर्ध समूह। क्या बोलेंगे, अर्ध समूह। ठीक है, और यदि 3 प्रॉपर्टी का होल्ड करती हो, G1, G2 और G3, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोइड, एक समूही। और 4 प्रॉपर्टी का होल्ड करती हो, G1, G2, G3, G4, तो उसको कहते हैं समूह या ग्रुप। समूह या ग्रुप, जिसका आधार इसी पर आधारित है, ग्रुप पर। ठीक है, समूह कब कहेंगे, जो 4 प्रॉपर्टी को होल्ड करती हो कोई संक्रिया। ठीक है, एक बीजी संरचना, एक बीजी संरचना 4 प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, कौन, संबरक नियम, सहचर नियम, तत्समक अवयव का अस्तित्व, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, 4 गुणधर्म का पालन करती है, तब उसे क्या बोलते हैं, तब उसे बोलते हैं समूह। समूह या ग्रुप, क्या बोलते हैं, ग्रुप है। इसी को ग्रुप थ्योरी नाम पड़ा इसका, इस बुक का, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी नाम पड़ा। ठीक है, अब ऐसे मैंने मान लो G1, G2, G3, G4, G5 प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है, 5 गुणधर्म का पालन होता है, तो उसे कहते हैं आबेली ग्रुप। क्या कहते हैं, आबेली ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिखे देते हैं आप थोड़ा सा ढंग से। क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन, निम्न को परिभाषित कीजिए, निम्न को परिभाषित कीजिए। नंबर फर्स्ट क्या लिखोगे, कल्प समूह। कल्प समूह, क्वासी ग्रुप, QUASI, क्वासी ग्रुप। दूसरा आता है अर्ध समूह, अर्ध समूह, इसको क्या बोलते हैं, सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप। तीसरा वो आता है एक समूही, मोनोइड, MONOID। चौथा क्या बोलते हैं, चौथा समूह, समूह, इसको ग्रुप बोलते हैं। पांचवा आबेली समूह,
आबेली समूह, आबेलियन ग्रुप, आबेलियन ग्रुप, ऐसे आबेलियन ग्रुप। इनको एक साथ कंबाइन रूप से परिभाषित करते हैं। तो माना जी एक अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय है, तथा स्टार जी में द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। यदि द्विआधारी संक्रिया, आधारी संक्रिया स्टार जी में निम्नलिखित अभिग्रहीतों को संतुष्ट करती है, को संतुष्ट करती है, निम्नलिखित अभिग्रहीतों को संतुष्ट करती है। कौन अभिग्रहित? जीवन संबरक नियम, संबरक नियम। क्या? तो यहाँ फॉर ऑल ए और बी बिलोंग इन जी, तो ए स्टार बी बिलोंग इन जी। ठीक है। दूसरा क्या है? G2, संबरक नियम को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा आता है एसोसिएटिव लॉ, साहचर नियम, साहचर नियम, एसोसिएटिव लॉ। फॉर ऑल ए बी और सी बिलोंग इन जी, तो ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ऐसे। तीसरा क्या है? तत्समक साहचर नियम। इसके बाद आता है तत्समक अवयव का, तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व। क्या बोलते हैं इसको? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग इन जी, देयर एग्जिस्ट 0 बार बिलोंग इन, या ई बार ई बिलोंग इन जी सच दैट यहाँ पे ए में ई को जोड़ दें तो एक ई को जोड़ने की वजह से ए में कोई फर्क ना पड़े, ए ही आ जाए अथवा ई प्लस ए। और इसके बाद आता है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट। ठीक है। तो फॉर ऑल एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ होगा, 2 लाइन में और लिखे देते हैं, परिभाषा तो हो जाए पूरी। कहीं गोली नहीं मिलती सर? हाँ मिल जाएगी, अभी फिर मार्केट में मिले, यहाँ पे खुली होगी तो यहीं मिल जाएगी। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? इसी के आगे हम लिखे दे रहे हैं फॉर ऑल ए बिलोंग इन जी, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग इन जी सच दैट
ए और ए इनवर्स के बीच में स्टार लगाएं। यहाँ पे प्लस नहीं स्टार लगाना है ना, स्टार। तो क्या आना चाहिए, तत्समक अवयव आना चाहिए। चाहे ए इनवर्स और ए के बीच में लगाएं स्टार, तब भी तत्समक अवयव आना चाहिए। फिर G5 आता क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम फॉर, क्रम विनिमय नियम को कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर ऑल ए ऑफ बी बिलोंग इन G, तो एम्प्लाइज ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो यदि एक बीजीय संरचना G स्टार केवल जीवन अवग्रहीत का पालन करती है, तो G स्टार को कल्प समूह कहते हैं, कल्प समूह कहते हैं। दूसरा, यदि एक बीजीय संरचना G स्टार G1 व G2 अवग्रहीतों का पालन करती है, तब G स्टार को अर्ध समूह कहते हैं, अर्ध समूह कहते हैं। तीसरा, यदि एक बीजीय संरचना G स्टार G1 G2 G3 व G3 अवग्रहीतों का पालन करती है, तब इसे मोनोइड कहते हैं। मोनोइड, एक समूही कहते हैं, एक समूही कहते हैं। यदि एक बीजीय संरचना G स्टार G1 G2 G3 व G4 अवग्रहीतों का पालन करती है, तब इसे समूह कहते हैं, तब इसे समूह या ग्रुप कहते हैं। ठीक है। यदि एक बीजीय संरचना G स्टार G1 G2 G3 G4 व G5 अवग्रहीतों
अभिग्रहीतों का पालन करती है तब इसे क्या कहते हैं? आबेली समूह कहते हैं। आबेली समूह कहते हैं। आबेली समूह कहते हैं। तो ये है। तब इस साल हम थोड़ा ये है कि पूरा पढ़ के आओ तो उनमें से थोड़ा सा लिखो शुरुआते से, तब ये ग्रुप थ्योरी समझ में आएगी। ठीक है, नहीं तो आपको सुबह सुबह पढ़ोगे तब भी नींद आएगी। सब भाषा। हाँ, लिख लो फिर जाओ। उससे भी ज़्यादा कठिन है वाला सेमेस्टर सर। हाँ, तो इसमें सब थ्योरी है पूरा है। रोज़ का रोज़ तैयार करके आओगे तो बहुत आसान लगेगा ये। जी। तो इसको कल पढ़ के आना, तो इसको पहले 5-10 मिनट में लिखना, कुछ जितना बताएं हैं परिभाषा समूह की, आबेली समूह की। और परिभाषा जब लिख दोगे तो फिर आगे जब बताएं तो इससे संबंधित तय रहेगी। ये 5वीं यूनिट तक जो आज पढ़ा रहे थे इसका यूज होगा। जी। हाँ।